हाँ तो देखो, यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये मिड सेम का 2024 का। देखो उप्स का, लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स इन जावा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में क्या आते हैं, मेन तो ये चार आते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और मैसेज पासिंग। ये दो को पकड़ लो कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो ऊपर के दो है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मैसेज पासिंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है ये एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैंने डिटेल में पढ़ा के रखा है एक वीडियो में, यहाँ पे जबकि डेफिनेशन नहीं पूछा है तो मैं भी नहीं बताने वाला हूँ। देख लो वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा के रखा हूँ। और यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको तो पता ही होगा। क्लास जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, लेट इट बी ह्यूमन क्लास। और इसके अंदर ब्लूप्रिंट के अंदर हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इंट आइज डिफाइन कर लेते हैं, वैल्यू दे देते हैं 2। ठीक है, एक सेकंड, हाँ। और ये ह्यूमन क्लास से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कैसे, ह्यूमन एच एन इक्वल टू न्यू ह्यूमन, और एच एन डॉट आई से आप ये वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। क्लासेस क्या होता है, वो एक ब्लूप्रिंट होता है। और जो आप ये बनाते हो न्यू कीवर्ड का यूज करके, जो हीप में मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट को, मतलब जो क्लास आपने बनाया है ब्लूप्रिंट, उसको रियल लाइफ में मेमोरी देता है ये न्यू फंक्शन। इस और जब मेमोरी एलोकेट होता है तभी हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और याद रखना कि क्लास का कोई मेमोरी नहीं होता है, क्लास कोई मेमोरी नहीं लेता है। मेमोरी तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट आप लोग डिक्लेयर करते हो न्यू कीवर्ड का हेल्प से, वो जाके हीप में मेमोरी बनाता है। यही है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। डिटेल में देखना है तो फर्स्ट वीडियो इसी में है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में जाके देख सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन आया था 1 का बी है ये, ठीक है। उसी जो फर्स्ट पार्ट क्या ए, अब ये बी है। इसमें क्या किया गया है, इसमें यूज हुआ है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है पहले देख लो। सपोज कि आपने एक नंबर लिया 5, और इसको आप लेफ्ट शिफ्ट करा दिए 1 से, ऐसे। तो क्या होगा, 5 को आप पहले क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। 5 का बाइनरी क्या होता है, 101। और इसको जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट कराओगे 1 से, तो आप एक और 0 ऐड कर दोगे बाद में। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करा रहे हो 2 से, तो एक और 0 ऐड कर दोगे। अगर 3 से करा रहे हो लेफ्ट शिफ्ट, तो और 0। तो जितना आप यहाँ पे नंबर लगा रहे हो उतना 0 आप बाइनरी का बाद में ऐड कर दोगे, और जो नंबर बनेगा वो आंसर हो जाएगा। यही है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे एक बाइट है x, जिसका वैल्यू है 64, ठीक है। और एक इंट आई भी है, वेरिएबल जो कि खाली है अभी। उसके बाद एक बाइट y है। देखो इंट और बाइट टाइप्स अलग है। इंट होता है 32 बिट्स, और बाइट होता है 8 बिट्स। ये याद रखना, इंट होता है 32 बिट्स, बाइट्स होता है 8 बिट्स, ठीक है। फिर क्या किया गया है, आई में x लेफ्ट शिफ्ट 2 किया गया है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट मैंने अभी बताया, पहले आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 64 का बाइनरी होता है 10000000, ठीक है। अब देख लो यही बाइनरी है कि नहीं, एक बार चेक भी कर सकते हो आप लोग ऐसे, 10000000। इसको आप क्या करोगे, 2 की पावर 0 इंटू 0, 2 की पावर 1 इंटू 0, 2 की पावर 2 इंटू 0, सबको ऐड करते आओगे ऐसे ही। तो ऐसे कर करके ये 2 का पावर 0 है, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है, और ये 2 का पावर 6 है। 2 का पावर 6 इंटू 1 प्लस ये बाकी 0। देखो नोटिस करो, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सब 0 ही बचेगा, तो इसको आपको कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
तो 2 का पावर 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 64। तो ये इसका बाइनरी है, ठीक है। 1 के बाद 6 जीरो इसका बाइनरी है। तो अब क्या किया है यहाँ पे, इसको लेफ्ट शिफ्ट किया गया है 2 से। तो आप क्या करोगे, जैसे लेफ्ट शिफ्ट आपने देखा ऑपरेटर, तो आप पीछे 2 जीरो लगा दोगे। 1 2 3 4 5 6 तो पहले से ही था, अब और 2 जीरो हम लगा देंगे पीछे से, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले लाइन को भी छोड़ो जो कर रहे हैं, देखो हम प्रिंट कर रहे हैं आई को। तो आई के वैल्यू में हमारे पास ये है, तो आई का वैल्यू निकालते हैं एक बार। फिर से 2 का पावर 0 होगा, ये 2 का पावर 1 होगा, 2 का पावर 2, ऐसे कर 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 करके यहाँ पे शायद 2 का पावर 9 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 तक जाएगा, 2 का पावर 8 तक। और 2 का पावर 8 होता है 256। तो आई का वैल्यू आपको मिल गया 256। अब इस लाइन पे आते हैं, y इक्वल टू बाई x का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। तो यहां पे क्या किया गया है, टाइपकास्ट किया गया है बाइट में। आपका जो इंट है उसको बाइट में किया जा रहा है। इंट का कितना होता है याद होगा आपको, 32 बिट्स होता है, ठीक है। और बाइट का कितना होता है, 8 बिट्स होता है, ठीक है। तो आपके पास एक इतना बड़ा नंबर है, क्या नंबर था हमारे पास, 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8। बाइट के पास इतना जगह ही नहीं है कि ये पूरा नंबर को स्टोर करे। बाइट बस 8 बिट स्टोर करेगा। तो 8 बिट कितना हो गया, ये हो गया 1 बिट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो इतना ही बस ये स्टोर कर पाएगा। तो इतना में क्या आता है, सभी तो जीरो ही है, तो आपका y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा और i का वैल्यू 256 होगा। बाइट का वैल्यू क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि ये बस ये 8 बिट को ही स्टोर करा पा रहा है, ये 1 स्टोर ही नहीं करा पा रहा है। इसीलिए ये 8 बिट में तो सब कुछ 0 ही है, और 0 का मतलब 0 होता है, तो y आपका 0 हो जाएगा। तो आप जब प्रिंट कराओगे आपका आंसर आएगा 256 और 0, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 यूजेस ऑफ फाइनल कीवर्ड का, ठीक है। इसके बारे में इन डेप्थ वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है फाइनल कीवर्ड के बारे में, जाके जरूर चेकआउट करना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला चीज है, फाइनल का यूज जो है वो हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक इंट ए है, अभी उसका वैल्यू है 50, ठीक है। इंट ए है, अभी उसका वैल्यू है 50। बाद में आप ए को 60 कर दोगे तो उसका वैल्यू 60 हो जाएगा। तो समझो ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, अपडेट हो सकता है। पर उसी जगह आप अगर फाइनल इंट ए इज इक्वल टू 50 लिख देते हो और बाद में ए को अपडेट करने का कोशिश करते हो 60 में, ये आपको एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि ये अब कांस्टेंट बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है, ठीक है। ये हो गया फाइनल का पहला यूज, जो कि है कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए यूज होता है। अब सेकंड यूज में आते हैं। सेकंड यूज ये है कि अगर आप क्लास के आगे फाइनल लिख देते हो, फाइनल क्लास ह्यूमन, तो आप इस क्लास को इनहेरिट नहीं करवा पाओगे, ठीक है। आप जो इनहेरिट करवाते थे क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स ह्यूमन ऐसे करके, आप इसको इनहेरिट अब नहीं करवा पाओगे बिकॉज ऑफ द फाइनल कीवर्ड, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। देखो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। फाइनल के ऊपर पूरा इन डेप्थ वीडियो बनाया हूं और जाके देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा मिनट का भी नहीं है, 20 मिनट का होगा। अब देखो, अब थर्ड उसका जो यूज है, फाइनल करता है, प्रिवेंट करता है मेथड ओवरराइडिंग को, मेथड ओवरराइडिंग को, ठीक है। अगर क्लास ए के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया है void eat करके,
और क्लास बी के अंदर आपने सेम नेम से एक फंक्शन बनाया है। देखो क्लास बी जो है वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है, एक्सटेंड्स ए। इसके अंदर आपने अगर सेम फंक्शन बनाया है सेम नेम का ईट, तो क्या होगा, ये नीचे वाला फंक्शन ही ऊपर वाले फंक्शन को ढक देगा। आप इधर जो लिखोगे वही डिस्प्ले होगा हर बार, और ऊपर वाला फंक्शन ढक जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो ये नहीं करने के लिए, यहाँ पे फाइनल लिख देना। तो जैसे ही ये फाइनल फंक्शन बन गया, तो आप यहाँ पे जैसे ही इसको सेम नेम से फंक्शन बनाओगे तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा, क्योंकि आपने पहले ही एक ईट नाम का फंक्शन बना चुके हो, आप फिर नहीं बना सकते उसका चाइल्ड क्लास के अंदर। देखो यहाँ पे ये 1 का डी है, कैन वी यूज दिस एंड सुपर बोथ टुगेदर इन ए कंस्ट्रक्टर? इसका सिंपल सा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि दिस और सुपर ये दोनों ही फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर बोथ शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्टेड भी एक कंस्ट्रक्टर है, एक सेकंड रुकना, लेटेड भी एक कंस्ट्रक्टर है, लेटेड भी ए। उसके अंदर आप पहले सुपर को यूज करोगे या फिर दिस को यूज करोगे, दिस फंक्शन को ऐसे। अगर आप इसको सेकेंड स्टेटमेंट यूज करते हो तो वो आपको एरर देता है, ठीक है। तो आपको सुपर और दिस दोनों को फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, बट दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकते भाई। कोई तो फर्स्ट होगा, कोई तो सेकंड होगा। अगर ये फर्स्ट हुआ तो ये सेकंड है, ये सेकंड हुआ तो ये फर्स्ट है। तो दोनों को फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग नहीं डिक्लेयर कर सकते इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर, इसीलिए हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन दे देना कि बोथ शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर। तो ये है 1 का ई। इसमें क्या किया गया है, एक क्लास है ए और एक क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है ए का बी, और उनमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, एक है 90, एक है 150। तो ए का रेफरेंस लेके बी का ऑब्जेक्ट टाइप से एक बनाया गया है, और पूछा जा रहा है कि हम लोग जब ए को एक्सेस करेंगे तो कौन सा ए प्रिंट होगा, 90 प्रिंट होगा कि 150 प्रिंट होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखो ये है क्लास ए, ठीक है, ये क्लास ए है जिसके अंदर ए का वैल्यू है 90, और ये उसका चाइल्ड क्लास है बी, इसके अंदर ए का वैल्यू है 150, ठीक है। अब देखो इसमें यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए ऑब्जेक्ट का नेम न्यू बी। देखो यहाँ पे जो ये होता है, जो पहला जो आपका स्टेटमेंट होता है वो रेफरेंस कर रहा है ए को। अगर ये रेफरेंस करता बी को तब आप बी के ए को एक्सेस कर पाते, बट यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, तो आपका रेफरेंस बस ये ऊपर वाले को कर रहा है, पेरेंट क्लास को। तो आप जब भी यहाँ पे ए को एक्सेस करने जाओगे ओबीजे के थ्रू, तो आपका आउटपुट आएगा 90। 90 क्यों आएगा? क्योंकि आप ए को रेफरेंस कर रहे हो ना कि बी को। अगर आप बी को रेफरेंस करते तो आपका यहां 150 प्रिंट हो जाता, ठीक है। देखो यह सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सुटेबल एग्जांपल इन जावा। पहला है रोबस्ट लैंग्वेज। ये रोबस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। एक है एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आपको पढ़ाया ही हूँ पिछले वीडियो में। उसमें बताया गया है कि रन टाइम एक्सेप्शन कैसे चेक होता है और वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है, इसलिए ये रोबस्ट लैंग्वेज कहलाता है। और मेमोरी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक। हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो इसका ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये यूज करता है गार्बेज कलेक्टर, जो कि
मेमोरी मैनेजमेंट को ऑटोमेटिक बना देता है। जैसे कि हम लोगों ने सी में देखा था कि हम लोग मेलॉक यूज़ करते थे, फ्री यूज़ करते थे, ये ऑटोमेटिक नहीं था, ये हम लोग को मैनुअली करना पड़ता था, ठीक है। बट इसमें गार्बेज कलेक्टर होता है जो ऑटोमेटिक गार्बेज को कलेक्ट करता है और मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इसीलिए इसको रोबस्ट लैंग्वेज बोला गया है। सेकंड में है सिक्योर। ये सिक्योर क्यों है? क्योंकि जैसा कि आपने देखा था कि सी में हम लोग पॉइंटर्स का यूज करते थे, पॉइंटर्स एंड एड्रेसेस के साथ खेलते थे। पॉइंटर्स एंड एड्रेसेस को एक्सेस करना ये हाईली इनसिक्योर है। बट जावा में पॉइंटर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और आप पॉइंटर को एक्सेस भी नहीं कर सकते, इसीलिए जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, ठीक है। फिर है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। थर्ड में देखो कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि जावा कंपाइलर कंपाइल करता है जो कोड है, जो डॉट जावा कोड है, उसको बाइट कोड में, ठीक है। ये कंपाइलेशन का प्रोसेस हो गया। और जेवीएम में वो बाइट कोड रन होता है, जो कि एक इंटरप्रेटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जावा कंपाइलर कंपाइल करता है और ये जेवीएम वाला पार्ट इंटरप्रेटर के काम में आता है, ठीक है। मतलब इंटरप्रेटर जैसा काम करता है ये जेवीएम वाला पार्ट, और जावा कंपाइलर कंपाइल करता है, इसीलिए कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ लैंग्वेज है जावा। फोर्थ में है पोर्टेबल। पोर्टेबल क्यों है? क्योंकि जो जावा कंपाइलर है जो बाइट कोड बनाता है, बाइट कोड, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। यू कैन रन इन एनी मशीन। आप जो बाइट कोड है वो आप कहीं भी मतलब रन कर सकते हो, आपको उसके लिए मतलब कोई अलग से कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं है। बाइट कोड को आप कोई भी, मशीन न्यूट्रल है, समझ रहे हो। आपके पास कोई भी मशीन हो, आप बस उसमें जेवीएम इंस्टॉल करो और आप बाइट कोड को रन कर दो। आर्किटेक्चर न्यूट्रल का भी सेम मीनिंग है कि जो बाइट कोड जनरेट होता है वो आप कोई से भी मशीन में मतलब रन कर सकते हो। आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, कैसा भी मशीन हो, आपको बस जेवीएम डाउनलोड करना है और बाइट कोड चल जाएगा। देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा विद प्रॉपर सिंटैक्स। आपको ये पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है। देखो वैसे मैं इनहेरिटेंस पढ़ा चुका हूँ पूरे इन डेप्थ में, वो देख लेना वो वीडियो, नहीं तो आपका बस हल्का हल्का ही क्लियर रह जाएगा। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? हम लोग एक क्लास डिफाइन करते हैं और उस क्लास को एक्सटेंड कराते हैं विद द चाइल्ड क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है। ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसके बाद देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको पता होगा कि हम लोग इंटरफेसेस के मदद से उसको एक्वायर करते हैं, हम लोग क्लासेस के मदद से नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ही फंक्शन अगर ए में होगा, एक ही फंक्शन अगर बी में होगा, तो सी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इस कारण हम लोग वो इंटरफेस से करते हैं। तो देखते हैं वो कैसे होता है, सिंटैक्स देख लेते हैं। इंटरफेस ए बनेगा एक, इंटरफेस बी बनेगा, इंटरफेस बी बनेगा। अब एक क्लास बनेगा सी जो इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना है, इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, ऐसे। ये हो गया इसका सिंटैक्स, ठीक है। क्लास सी इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, ये इसका सिंटैक्स हो गया। उसके बाद देखते हैं, सेकंड इसको इरेज कर लूं मैं। उसके बाद देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक क्लास बनाओ ए, इस क्लास को एक्सटेंड करेगा इसका चाइल्ड बी, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। अब बी को एक्सटेंड करेगा एक और क्लास सी एक्सटेंड्स बी, समझ रहे हो। ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कि ए एक बेस क्लास है, उसका इंटरमीडिएटरी क्लास हो गया सी, एंड उसका डिराइव क्लास हो गया, सॉरी, ए का चाइल्ड हो गया बी और बी का चाइल्ड हो गया सी, ठीक है। ऐसे सिंपल समझ लो।
ए ग्रैंड पेरेंट है, बी पेरेंट है और सी चाइल्ड है। ठीक है, अब इसको इरेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं हायरार्किकल वाला देख लेते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक बेस क्लास रहता है और 3 क्लासेस उसको मतलब इनहेरिट करती है। तो ये भी इजी है, देख लो। क्लास ए, ये पेरेंट क्लास हो गया। अब ऐसे क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ये एक हो गया। क्लास सी एक्सटेंड्स ए, ये दूसरा हो गया। एंड लास्टली क्लास डी एक्सटेंड्स ए, ये तीसरा हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे पेरेंट क्लास रहेगा और 3 उसके डिराइव क्लास रहेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, देखो अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस समझ लो, ये कैसे होता है। इसमें क्या होगा, एक क्लास बनेगा ए, एक इंटरफेस बनेगा बी और एक अलग क्लास सी जो कि एक्सटेंड करेगा ए को और इम्प्लीमेंट करेगा बी को। ठीक है, देखो ये हो गया सिंटैक्स हाइब्रिड का। क्लास सी एक्सटेंड्स ए इम्प्लीमेंट्स बी, ऐसे करके आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस शो करते हो। ये है सिंटैक्स इसका। अब देखते हैं 3 का बी क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या बोला गया है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है सेप विथ 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड, गेट एरिया एंड गेट पेरीमीटर। ठीक है, पहले एक बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेप नाम का। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेप, उसके अंदर हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड गेट एरिया, ये पहला। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हम लोग बॉडी नहीं देते, याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, गेट एरिया एंड फिर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड गेट पेरीमीटर। वॉइड का जगह इंट भी कर सकते हो, पर कोई बात नहीं, हम लोग जस्ट प्रिंट करा देंगे। ठीक है, डायरेक्टली। और एक है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है प्रिंट इन्फो मेथड। ठीक है, वो एक है वॉइड प्रिंट इन्फो। वॉइड प्रिंट इन्फो के अंदर आप क्या प्रिंट करा रहे हो, लेट इट बी दिस इज प्रिंट इन्फो। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्रिएट 2 सब क्लासेस बनाओ, सर्कल एंड रेक्टेंगल, ईच इंप्लीमेंटिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो एक बनाते हैं क्लास सर्कल एक्सटेंड्स सेप। ठीक है, क्या हो गया। हाँ, अब देखो इसके अंदर आपको इसका बॉडी देना है गेट एरिया का। ठीक है, गेट लाइक वर्ड गेट एरिया का बॉडी देना है, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। और सेम ऐसे एक पेरीमीटर का भी दे देना, पेरीमीटर दिस इज। देखो आप इसके अंदर दे भी सकते हो, मतलब वैल्यू भी दे सकते हो कि पाई आर स्क्वायर है, पेरीमीटर क्या है, ये सब दे सकते हो। बट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग ऐसे ही रखते हैं, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल एंड दिस इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। एंड ऐसा ही हम लोग सेम करने वाले हैं। क्लास एक बनाना है हम लोग को रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल एक्सटेंड्स शेप, और ऊपर जो हम लोग किए हैं इसको कॉपी कर लेंगे जस्ट, और सर्कल का जगह रेक्टेंगल लिख देंगे। हाँ, रेक्टेंगल। ठीक है,
अब क्या बोला गया है, ईच इम्प्लीमेंटिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड द एप्लीकेशन डेमो क्लास डेमोन्स्ट्रेट द यूजेस ऑफ दिस क्लास बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल एंड इन्वोकिंग देयर मेथड्स। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बनाना है और ये सबको कॉल करना है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर्कल का, एंड सीएल डॉट गेट एरिया कॉल कर देते हैं, सीएल डॉट गेट पेरीमीटर कॉल कर देते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे ट्रायंगल का, आर एन इक्वल टू, देखो अभी थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो देख लो जल्दी से कैसे हो रहा है सब। तो आर एन डॉट गेट एरिया, आर एन डॉट गेट पेरीमीटर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग रन कराएंगे तो ये अपना अपना मेथड्स कॉल करके देंगे। दिस इज एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इसके लिए, और दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिया। और याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप जितना भी ये डिफाइन करोगे तो ये सबको आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो जो भी क्लास में, आपको हर एक फंक्शन मतलब हर एक मेथड को बॉडी देना है, नहीं तो एरर शो करेगा, ठीक है। देखो नीचे जो सोल्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर मैं नीचे अटैच कर दिया हूँ, उसका जो सोल्यूशन है उसमें यहाँ पे वो सभी यूज़ किया गया है कि एरिया में पाई आर स्क्वायर है, ये है, इसका हाइट इतना है, विड्थ इतना है, वो सब मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ, वो सब तुम खुद भी कर सकते हो इम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैं बस बता दिया हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और बाकी तुम खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं भाई, अब तो आ जाना चाहिए सब। तो इस क्वेश्चन में देखो, राइट ए प्रोग्राम इन जावा हैविंग 3 क्लासेस एप्पल, बनाना एंड चेरी। क्लास बनाना और चेरी जो है वो इनहेरिट करेगा एप्पल को। तो देख लो कोड में देख लो, एक मेन क्लास है एप्पल, ठीक है, ये अपना पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसको एक बनाना क्लास और एक चेरी क्लास इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। पेरेंट क्लास से 2 चाइल्ड क्लास निकल रहे हैं, हाँ, और ईच क्लास हैज इट्स ओन मेंबर फंक्शन। सो सबके अंदर एक ही नेम से फंक्शन है, 3 फंक्शन सबके अंदर सेम नेम से है, देखो सो, ठीक है। यूजिंग डायनामिक मेथड डिस्पैच, डायनामिक मेथड डिस्पैच क्या है, कुछ नहीं है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, बस पॉलीमॉर्फिज्म। इसका भी इन डेप्थ में वीडियो बनाया हूं मैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर भी मैंने बनाया हूँ इन डेप्थ में वीडियो, वो देख सकते हो। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का हेल्प से हम लोग को ऑल द शो मेथड फॉर ईच क्लास को शो करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट बनेगा obj1, जिसका रेफरेंस वेरिएबल भी होगा एप्पल, जिसका ऑब्जेक्ट का नाम भी मतलब ऑब्जेक्ट भी ऐसे बनाएंगे, एप्पल का ही नेम से बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो बस इतना तक में ही रहेगा, तो इतना तक में रहेगा। तो हम लोग अगर शो को कॉल करेंगे तो ये शो करेगा अपना एप्पल शो मेथड, जो मतलब प्रिंटेड है वहां पे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एप्पल का obj2 बनाएंगे विथ न्यू बनाना। अब जैसे ही हम लोग बनाना का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये जो शो मेथड है ये ढक देगा ऊपर वाले को, ओवरराइट करेगा, ठीक है, यही है डायनामिक मेथड डिस्पैच, यही है, ये ऊपर वाले को ढक देगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बनाना, जो भी इसके अंदर प्रिंटिंग में है वो प्रिंट हो जाएगा। थर्ड में देखो, एप्पल का रेफरेंस लेके ही हम लोग चेरी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो चेरी में जो शो मेथड है वो एप्पल का शो मेथड को फिर से ढक देगा और यहाँ पे थर्ड वाले में चेरी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। शो मेथड के अंदर जो भी लिखा हुआ है प्रिंट में वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये है डायनामिक मेथड डिस्पैच और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो ये क्वेश्चन, राइट ए क्लास कॉम्प्लेक्स इन जावा विद 2 डेटा मेंबर, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। रियल और IMG 2 इंस्टेंस वेरिएबल है कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर, एंड लिखा है विथ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। मेथड ओवरलोडिंग आपको पता होगा, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। देखो इस कंस्ट्रक्टर का जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इस कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस के अंदर 2 वैल्यू है। तो जब आप
खाली कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो आपका ये रन होगा। जब आप विथ सम वैल्यूज कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो ये वाला रन होगा। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ये सब पहले ही मतलब ऑलरेडी है वीडियो में। ठीक है, बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम लोग को बोला है इट कंटेन्स टू मेथड स्वैप एंड सम। ठीक है, स्वैप का यहाँ पे देख लो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम है स्वैप। तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे C1, एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक है रियल और एक है IMG पार्ट। ठीक है, आप क्या करोगे, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाओगे कॉम्प्लेक्स का ही, और रियल को C1 का रियल में डाल दोगे, मतलब रियल के अंदर C1 का रियल डाल दोगे, फिर C1 के रियल के अंदर C1 की इमेजिनरी डाल दोगे। ऐसे करके आप स्वैप करोगे वैल्यू को, और आपका जो न्यू कॉम्प्लेक्स है मतलब टेम्पररी, उसको आप रिटर्न करोगे यहाँ पे। ठीक है, देखो ये बस स्वैपिंग फंक्शन है, और यहाँ पे आप ऐसे स्वैप करके रियल को इमेजिनरी बना के, इमेजिनरी को रियल बना के आप एक न्यू कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, रिटर्न कर रहे हो। और यहाँ पे बोला है एक सम का बनाने का। सम का तो यहाँ पे बना हुआ नहीं है, वो मैं बना के दिखाता हूँ। तो देखो हम लोग सम का वो बना लेते हैं। ठीक है, सम फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है तो हम वो बना लेते हैं, नीचे करके बना लेते हैं। टाइप होगा कॉम्प्लेक्स, रिटर्न टाइप, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स से रिटर्न करोगे, और सम ये लेगा कॉम्प्लेक्स टाइप का एक C1 ऑब्जेक्ट एंड सेम कॉम्प्लेक्स टाइप का एक C2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे करके फिर आप क्या करोगे, आपको एक कॉम्प्लेक्स ही रिटर्न करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ही आपको रिटर्न करना है, तो आप क्या करोगे, एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना लोगे, कॉम्प्लेक्स टेम्प इक्वल टू न्यू कॉम्प्लेक्स विथ 0 वैल्यू से बना लेना, क्योंकि हमें एडिशन करना है ना, तो 0 वैल्यू इनिशियली ले लेना। तो आपको क्या करना है, रियल नंबर के साथ रियल नंबर प्लस होता है, एंड इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर प्लस होता है। ये बेसिक मैथ्स का रूल है, ये पता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेम्पररी का रियल में जो यहाँ से हमें C1 मिल रहा है, C1 डॉट रियल प्लस C2 डॉट रियल को ऐड कर देंगे, और टेम्पररी का जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें C1 डॉट इमेजिनरी प्लस C2 डॉट इमेजिनरी प्लस कर देंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर आप रिटर्न कर देना आप जो टेम्पररी बनाए थे। अब ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। हमने क्या किया, हमने पहले खाली कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाया टेम्पररी, जिसके अंदर रियल का वैल्यू रखा हमने 0, इमेजिनरी का भी वैल्यू रखा 0, और फंक्शन के थ्रू हमने C1 एंड C2 लिया और इसका रियल पार्ट को ऐड कर दिया इसमें, इसका इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया इसके इमेजिनरी में, फिर इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, यही यहाँ पे करना था, और ऐसा आप कॉल करना है इसको। ठीक है, देखो विदाउट कुछ डाल के कॉल करोगे तो ये वाला कॉल होगा, और कुछ वैल्यू डाल के कॉल करोगे तो ये वाला कॉल होगा। यही है मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, स्वैप का कॉल करोगे तो स्वैप हो जाएगा इस फंक्शन का मदद से, यहाँ पे देख लो इजी स्वैप फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और सम जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सम करके रियल का रियल और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ सम करके वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस क्या होता है। पहला होता है स्टैटिक इनर क्लास, जिसको हम लोग नेस्टेड क्लास बोलते हैं। ठीक है, नेस्टेड क्लास बोलते हैं, और इसको हम लोग को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है इसको एक्सेस करने के लिए, स्टैटिक इनर क्लास को। सेकंड है इनर क्लास, इसको नॉर्मल इनर क्लास भी बोलते हैं मतलब। हाँ, इसको एक्सेस करने के लिए आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है,
उसके थ्रू आप इस इनर क्लास को एक्सेस करते हो। ठीक है, देखो इन सब का इन डेप्थ वीडियो यहाँ पे है, ऑलरेडी बना चुका हूँ। फिर से अगर मैं बोलूँ तो टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो और एक होता है एनोनिमस क्लास। एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं? पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते थे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, यहां से कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे और फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे, पब्लिक वॉइड सो ऐसे करके साउंड हेलो। ठीक है, ये हो गया एनोनिमस इनर क्लास। इस क्लास का देखो कोई नाम नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करेंगे ओबीजे डॉट सो से। ठीक है, इस सिंटैक्स को बोलते हैं, अगर हम लोग ऐसे सिंटैक्स से करें तो इसको बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, क्योंकि देखो इसका अंदर क्लास का कोई नाम नहीं है, हम लोग डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट के न्यू के बाद से इसको राइट कर दे रहे हैं। और फोर्थ वाला हम लोग के पास आता है लोकल इनर क्लास। लोकल इनर क्लास, लोकल इनर क्लास क्या होता है? आप ब्लॉक के अंदर क्लास जब बनाते हो, ब्लॉक मतलब लेट भी मेथड के अंदर पकड़ लो, कोई भी मेथड के अंदर, मेथड मतलब फंक्शन होता है जावा में, मेथड या फंक्शन के अंदर अगर आपने क्लास डिक्लेयर किया तो वो हो जाएगा लोकल इनर क्लास। ठीक है, लेटेड भी एक मेथड है void सो, और इसके अंदर आपने क्लास डिक्लेयर कर दिया पर्सन ऐसे करके, तो ये हो गया आपका लोकल इनर क्लास। ठीक है, ये क्या 4 टाइप्स का क्लास, और ये 2 का तो डिटेल्ड वीडियो चैनल पे जाके देख लो। अब देखो ये 5 का भी है, इसमें क्या बोल रहा है, क्रिएट ए पैकेज बनाना है आपको बायोडेटा। ठीक है, बायोडेटा विच कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरफेसेस स्कूलिंग और कॉलेज। बायोडेटा के अंदर 2 इंटरफेसेस होंगे, एक का नाम होगा स्कूलिंग और एक का नाम होगा कॉलेज, और एक क्लास होगा स्टूडेंट जो इंप्लीमेंट करेगा इन 2 इंटरफेसेस को। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि 2 इंटरफेसेस को आप एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर क्या करना है, एक्सेस द स्टूडेंट क्लास इन अनदर पैकेज, एक और अलग से पैकेज में आपको इसको स्टूडेंट क्लास को एक्सेस करना है। ठीक है, अब देखो कैसे, पहले तो आपको एक पैकेज बनाना है ऐसे करके, पैकेज बायोडेटा लिख के आपने बायोडेटा पैकेज बना लिया। उसके बाद आपको 2 इंटरफेसेस बनाने हैं, एक इंटरफेस बनाओगे स्कूलिंग, उसके अंदर आप डिक्लेयर करोगे गेट डेटा नाम का ये फंक्शन। एक आप इंटरफेस बनाओगे कॉलेज, उसके अंदर आप वॉइड डिस्प्ले नाम का आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे। ठीक है, फिर आपको जो बोला गया है यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाने के लिए, तो आप एक क्लास स्टूडेंट बनाओगे जो इंप्लीमेंट करेगा बोथ स्कूलिंग एंड कॉलेज को। ठीक है, अब इसके अंदर आप गेट डेटा को वैल्यू दोगे स्कूलिंग डेटा, और इसके अंदर आप डिस्प्ले को भी वैल्यू दोगे। वैल्यू मतलब आप उसका बॉडी लिखोगे, इस फंक्शन का बॉडी आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे इसके अंदर कॉलेज डेटा। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, एक्सेस द स्टूडेंट क्लास इन अनदर पैकेज। ठीक है, तो उस पैकेज का नाम क्या है, यहाँ पे देखो पैक 1, तो पैक 1 नाम का फिर से आपको पैकेज बनाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा पैकेज पैक 1, और आपको ये बायोडेटा जो पैकेज है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसमें। बायोडेटा डॉट स्टार का मतलब है कि इसके अंदर जो मतलब सब कुछ है, इसके अंदर जो क्लास है वो सब इसके अंदर इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, स्टार का मतलब ऑल होता है, एस्ट्रिक का मतलब ऑल होता है। ठीक है, फिर आपका एक क्लास बनाओगे डिपार्टमेंट, और यहाँ से डायरेक्टली आप स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, एंड उस ऑब्जेक्ट से आप गेट डेटा को एक्सेस करोगे और डिस्प्ले को एक्सेस कर लोगे। ठीक है, देख लो एक बार, अब कर देता हूँ पूरा। ठीक है, ये बायोडेटा पैकेज अपना, और ये अपना पैकेज पैक 1 है। ठीक है, जिसमें आप इंपोर्ट कर रहे हो बायोडेटा को, और इधर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो स्टूडेंट का, जिससे आपको गेट डेटा मिल रहा है और डिस्प्ले मिल रहा है। अब देखो मैंने 2 का भी नहीं बताया था। ठीक है,
ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे लोगों को मेन डाउट होता है कि इंटीजर डॉट पार्सेंट क्या काम करता है। ठीक है, इंटीजर डॉट पार्सेंट हम लोग का ये काम करता है कि अगर हम लोग यहाँ से कुछ भी स्ट्रिंग, सोचो स्ट्रिंग में 10 पास किए, तो ये इसको स्ट्रिंग से आईएनटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप अगर दो स्ट्रिंग को प्लस करोगे, लेट इट बी 10 प्लस 10, तो ये आपका आउटपुट देगा 10 10 ऐसे। ठीक है, 1010। बट उधर ही आप अगर ऐसे इंटीजर डॉट पार्सेंट से अगर करोगे स्ट्रिंग 10 प्लस इसी को उठा के फिर से यहाँ पे लिख दोगे, तो आपका आएगा 20, क्योंकि वो स्ट्रिंग को आईएनटी में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, और एक है कि CLI से कैसे इनपुट लिया जाए। आप जो यहाँ पे स्ट्रिंग आर कैसे लिखते हो ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, तो ये आर्ग्यूमेंट जो 0 होगा, आप कंपाइल कैसे करते हो पहले देखो, JAVAC प्रोग्राम डॉट जावा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, जावा PROG। फिर अगर जावा PROG के बाद अगर आप हेलो लिखोगे तो ये आपका आर्ग्यूमेंट 0 होगा। अगर हेलो के बाद अगर आप गैप दे के वर्ड लिखोगे तो ये आपका आर्ग्यूमेंट 1 होगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट करा दोगे तो आपको आर्ग्यूमेंट 0 आर्ग्यूमेंट 1 ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, कंपाइल करने के बाद ये मिलेगा। ठीक है, कंपाइलेशन में मत डाल देना इधर हेलो, जावा के साइड में मत डाल देना। जब आप सेकंड वाला जो कमांड रन करोगे जावा प्रोग्राम, उसके बाद अगर आप हेलो डालोगे तो ये आपका आर्ग्यूमेंट 0 होगा, कंसिडर होगा, और ये आपका आर्ग्यूमेंट 1 कंसिडर होगा। ठीक है, और उसमें बेसिक सा प्राइम नंबर का वो प्रोग्राम है, वो देख लेना कैसे। बस यही था जानने वाला। पार्सेंट वही है कि स्ट्रिंग से वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, बस।